Hello dear students and welcome to the first class of electrostatic. I am Rajneesh Saxena and today I will start class 12th first chapter electrostatics. Okay, even in class 12 most of the chapters we will learn that is related with the study of charge directly or indirectly. क्लास 12th में जो हम मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो हम लोग पढ़ेंगे वो चार्ज की ही प्रॉपर्टी हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे जब चार्ज रेस्ट में है, रुका हुआ है, चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो वो क्या क्या प्रॉपर्टी शो करेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। अब आगे के चैप्टर्स में हमें देखेंगे जब चार्ज में मोशन आ जाता है। अब एक मोशन ऐसा आ जाए कि वो बॉडी मूव करनी शुरू कर दे एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो यहाँ पे भी चार्ज इन मोशन आ गया। अब चार्ज इन मोशन आ गया तो अब वो चार्ज क्या प्रॉपर्टी शो करेगा वो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। फिर अब ये चार्ज ऐसा है कि उसका जो मोशन है, उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट ना हो। जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब उसके ऐसा समझ लो आप, वाइब्रेशन अप एंड डाउन, वाइब्रेट कर रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ये जो वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, इस तरह का केस हमारा जब होगा तब वही चार्ज पार्टिकल जनरेट कर देगा EM वेव्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड करेगा लेकिन EM वेव्स भी करेगा। तो यहाँ पे आपने क्या देख रहे हो कि वही चार्ज अलग अलग कंडीशन में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। तो इवन हमारे पास इस जो इलेक्ट्रोस्टैट के आगे के वाले चैप्टर्स में भी हम चार्ज ही पढ़ेंगे इनडायरेक्टली। इवन 12th क्लास के मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में हम लोग चार्ज की ही प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, हिडन फॉर्म में ही पढ़ रहे हैं उसमें। ओके, तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, सारे के सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस आपको सीक्वेंस वाइज हर वीडियो पर फोकस करना है। अगर सीक्वेंस आपका मिस हुआ तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फिजिक्स आपको समझने की चीज़ें से रटने की कोशिश नहीं करना। और फिजिक्स है क्या, व्हाट इज फिजिक्स? हमारे जो सराउंडिंग्स में है उसी की स्टडी है, स्टडी ऑफ नेचर इज़ कॉल्ड फिजिक्स। ये आप पढ़ते आ रहे हो, नेचर में जो हो रहा है वो। अब हमने जो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रो यहाँ का इसका मतलब है आपके पास दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ, चार्ज इन रेस्ट पोजीशन। अब यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करी है। एक इलेक्ट्रिसिटी जब चार्ज रुके हुए हैं तब जब जनरेट हो रही है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज रुके हुए हैं तब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, मूव नहीं कर रहे चार्ज, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट कहते हैं। और यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ इसमें पढ़ेंगे, क्या क्या किस तरह की प्रॉपर्टी शो करता है चार्ज। अब जब चार्ज मोशन में आ जाता है, चार्ज इन मोशन, तब हम लोग इसको कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब होता है बहना, हम लोग वाटर को भी कहते हैं वाटर करंट, पानी का बहना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जब वो बहने मूव करने लगेंगे चार्ज, तो उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ा होगा, कभी होगा जब चार्ज मूव करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती हैं आपके पास। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी हैं वो हम लोग पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जब चार्ज इन मोशन। अब मोशन में भी दो तरह के मोशन होते हैं। एक होगा आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा, नो एक्सीलरेशन, नो एक्सीलरेशन, कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। तो इस केस में आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट कर देगा ये। अब विथ एक्सीलरेशन मीन्स वेरिएबल वेलोसिटी विथ एक्सेलरेशन
तब यहाँ पर EM वेव का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट, और वाइब्रेशन विथ एसिलेशन और वाइब्रेशन। वाइब्रेशन, चार्ज मूविंग विथ एसिलेशन, चार्ज मूविंग विथ एसिलेशन, और यहाँ पे विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ओके। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी जो शो करेगा, हम लोग EM वेव में पढ़ेंगे। नाउ अब हमारे पास जो हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ नेचर, तो यहाँ पर जो स्टडी ऑफ नेचर, तो हम नेचर में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है, तो नेचर में इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत जगह है और आपके आसपास भी है। रेनी सीजन अभी आप देख रहे हो, या रेनी सीजन जब होता है तो आप देखो स्काई में लाइटनिंग होती है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी, वो भी इलेक्ट्रिसिटी है। हमारे पास आपने देखा, मैंने बोर्ड पर चौक से अभी लिख रहा हूँ, ये यहाँ मैंने पॉइंट टच किया, ये चौक इससे स्टिक हो गई, चिपक गई बोर्ड से, ये नीचे क्यों नहीं गिर रहे, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी है। कभी कभी आपने देखना आपके जो क्लॉथ हैं आपके स्किन से स्टिक हो जाते हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी है। ये सारे के सारे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आते हैं। आपके कपड़े, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं देखना, उसमें स्पार्क निकलता है, तो स्पार्क क्यों निकल रहा है, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज है वो। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ही हमारे जो नेचर में अवेलेबल है, वो इलेक्ट्रिसिटी के ही आपके पास सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये क्योंकि हम लोग स्टडी ऑफ नेचर ही कर रहे हैं, तो नेचर से ही हम पहले देखते हैं, उसके बाद वो फिर हम कॉन्सेप्ट अपने प्रैक्टिकल में, उसको फिजिक्स के प्रैक्टिकल में लेकर आते हैं। तो ये सारे के सारे आपके जो एग्जाम्पल हैं, ये आपके हो गए जो नेचर में इलेक्ट्रिसिटी हम लोग के सराउंडिंग है, ओके। दो पेज हैं, उसमें ग्लू लगा के आप स्टिक कर दो, वो भी चिपक गए, और देखोगे आप नीचे नहीं गिर रहे हैं, वो इस तरह से छोड़ दिया, इनको एक से दूसरे को चिपका के छोड़ दिया, ऊपर वाले पेज को पकड़ा, नीचे वाला पेज उससे स्टिक नीचे नहीं कर रहा है, क्यों, जबकि ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, और एक छोटे से ग्लू ने पेज को स्टिक कर दिया, एक ड्रॉप ने, क्या रीज़न है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो आप इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये नहीं समझना कि जिसको टच किया और शॉक लगता है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग गलत बोलते हैं, जो बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, नो, इट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज इन मोशन। अब हमारा जो नेचर है, इस नेचर में हमने देखा ये दो चीज़ से मिलकर बना है। नेचर कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, ओके। ये जो नेचर है, दो चीज़ें हमें इस नेचर में मिलती हैं। एक होता है मैटर, जिसको मैं पकड़ सकूँ, ये मैटर है, ये मैटर पकड़ लिया, जिसको पकड़ सकते हैं। दूसरा होता है रेडिएशन, जिसको हम पकड़ नहीं सके, जैसे सन से लाइट आ रही है, हीट एनर्जी आ रही है, आपने गैस पे कुछ गर्म कर रहे हो और गैस का बर्नर ऑन करो और जलने लगेगा जब गैस, तो आप उसके ऊपर हाथ रखना, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं, लेकिन आपके पास आपके हाथ में ऊपर हीट लग रही है, तो क्या है, हीट एनर्जी आ रही है, रेडिएशन उसमें से निकलती हुई आ रही है, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, सन से जो लाइट आ रही है वो रेडिएशन है। तो इन्हीं दो चीज़ों से हमारी नेचर पूरे मिलकर बनी है। अभी मैं आपको इनको दो चीज़ कह रहा हूँ, लेकिन आगे वाले चैप्टर्स में जब एटम्स ड्यूअल नेचर स्टार्ट करूँगा, जो आपके 12th क्लास में ही हैं, तब मैं आपको बताऊँगा ये दो नहीं, एक ही चीज़ है। मैटर ही एनर्जी है, जिसको हम रेडिएशन कह रहे हैं, और रेडिएशन ही एनर्जी, ओके। मैटर कन्वर्टेड इनटू रेडिएशन, रेडिएशन कन्वर्टेड इनटू मैटर, और मैटर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैटर। वहाँ डिटेल में आपको बताऊँगा, लेकिन अभी के लिए मैंने आपको बोला कि दो चीज़ों से मिलकर बना है। तो फिजिक्स को हमने डिफाइन किया, फिजिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर, एंड नेचर कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, मैटर एंड रेडिएशन, ओके। स्टडी ऑफ बोथ, दोनों की स्टडी हम लोग, रेडिएशन और मैटर की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स। नाउ हमारे पास नेचर को हमने, जो नेचर है उसके बाद मैटर और रेडिएशन है। अब हमारे पास मैटर की भी कुछ प्रॉपर्टी है, इसी तरह रेडिएशन की, नेचर ने दोनों को कुछ ना कुछ चीज़ें दी गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
मैटर है, इसके पास आप देखो इसकी शेप है, इसका वॉल्यूम है, इसका मास है, तो मास है, वॉल्यूम है। अब मैं मैटर हूँ, मैं भी मान लो एज्यूम इट मैं मैटर से बना हुआ हूँ, तो मैं मूव कर रहा हूँ, अभी मेरे पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई। एनर्जी आई तो क्या है, फोर्स। अभी ये एक मैटर है और ये मेरी पाम है, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, देखो ये मूव कर रही है। अगर यहाँ पे ये मैटर नहीं, हवा में फोर्स लगा सकता था मैं इस तरह से अपने हाथ से, अभी मैटर तो है मेरे पास ये, लेकिन फोर्स लगा सकता तो नहीं। लेकिन जब इसे टच किया और इस तरह से मूव किया तो देख रहा हूँ मैटर इस पर फोर्स लगा रहा है। उसमें विदाउट टच की बात बाद में करेंगे, अभी देखें टच कर। तो यहाँ पे हमने देखा फिजिकल कांटेक्ट से मैटर फोर्स लगा रहा है, तो हमने देखा मैटर कैन अप्लाई फोर्स, मैटर फोर्स अप्लाई कर सकता है। ओके, विदाउट कांटेक्ट भी आगे बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास मैटर की प्रॉपर्टी क्या है, मास, वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी हो गया। काइनेटिक एनर्जी हो गया तो बॉडी में मास है, और मास है तो उसमें वेलोसिटी होगी, तो P इज इक्वल टू m इंटू वी, तो मोमेंटम भी होगा। सिमिलरली कैन एक्सर्ट फोर्स, अब ये फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। और जब काइनेटिक एनर्जी होगी तो बॉडी मूव करेगी। एग्जांपल ट्रक है, वो मूव कर रहा है, तो आप ट्रक मूव करते हुए देख सकते हो। ट्रक कैसे स्ट्रेट पाथ में मूव कर सकता है, बॉल फेंकी आपने, वो भी मूव कर रही है। ओके, तो ये आपका मैटर पे फोर्स लगाओ, वो मूव करेगा। ठीक है, अब इसके पास एनर्जी भी है, ठीक है, एनर्जी भी है। नाउ यहाँ पर एक चीज़, अब क्वेश्चन आएगा, जो मैटर पे जो फोर्स लगा रहा है वो उसके फोर्स का कारण क्या है। तो उसके फोर्स का कारण, मैटर पे फोर्स लगाने का कारण दो रीज़न इस हमारे अभी तक हमें मिले। एक रीज़न था हमारे पास जो हम पहले से जानते थे, वो है ग्रेविटेशनल। तो मैटर कैन एक्सर्ट फोर्स, उसके लिए रीज़न था ऑन एनी बॉडी बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने बाद में रिसर्च की, जो डिस्कवर की, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मैटर फोर्स लगा सकता है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण, जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब इसमें रेडिएशन में भी देख लें। रेडिएशन की जो प्रॉपर्टी है, रेडिएशन आ रहे हैं, आप धूप में बैठ जाओ, गर्मी लगती, क्यों गर्मी लगी, उससे हीट एनर्जी आ रही है, तो इसके पास भी क्या है, एनर्जी है। आगे देखेंगे आपके पास इसमें मास नहीं है, P इज इक्वल टू m इंटू वी, मास नहीं है। रेडिएशन में मास क्या होगा, नहीं है, तो मोमेंटम क्या होगा, जीरो। लेकिन आगे हम के चैप्टर्स में देखेंगे मोमेंटम का हम एक और फॉर्मूला निकालेंगे, जिसमें हम रेडिएशन की भी एनर्जी कैलकुलेट, आपके पास मोमेंटम एक्सर्ट जो होता है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो एनर्जी यहाँ पे रेडिएशन की प्रॉपर्टी है, एनर्जी मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अब मैटर के केस में सॉलिड था, वो तो स्ट्रेट पाथ में मूव करता चला जा रहा है। ओके, जो रेडिएशन है उसमें जो एनर्जी, वो भी मूव करेगा, एनर्जी है तो मूव कर सकता है, बिना एनर्जी के मूव नहीं करेगा। तो रेडिएशन स्ट्रेट पाथ में ना मूव करके इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ये वेव्स के फॉर्म में मूव करता है रेडिएशन। ओके, वेव, जैसे वाटर वेव चल रही हैं इन दिस वे, वेव के फॉर्म में, किसी भी शेप की आपकी, लेकिन वेव के फॉर्म में होती है, वो मैंने दिखाने के लिए, आपको शो करने के लिए बताया, वेव के फॉर्म में मूव करता है। जैसे आपके रेडियो में, आपका फेवरेट मोबाइल में क्या आ रही हैं, वेव्स आ रही हैं, एनर्जी आ रही है। बिना उसके मोबाइल का टावर नहीं होता, ऑफ से आप एरोप्लेन मोड में कर दो, क्या काम करता है, नहीं। मोबाइल तो अभी भी है, लेकिन जो वेव कनेक्शन है उससे वो डिस्कनेक्ट हो गया, आपके मोबाइल का जो एंटीना रिसीवर वो रिसीव नहीं कर पा रहा, इसलिए आपका मोबाइल से अब बात नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो एनर्जी जो है और जो मूव करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, जबकि ये मूव करता है एक सॉलिड पार्टिकल जैसा, आप देख रहे हो कोई बॉडी मूव कर रही है इन दिस फॉर्म, यहाँ पे ये वेव के फॉर्म में नहीं करेगा। ओके, आगे जाकर फिर आपको मैं बताऊँगा कि एक अलग तरीके की वेव आएगी, वो है मैटर वेव। तो वहाँ उस कॉन्सेप्ट को अभी यहाँ पे नहीं लाएंगे, नहीं तो आप अननेसेसरी कंफ्यूज जाओगे। अब इसका हम लोग रीज़न देखेंगे, तो ये आप समझ गए होंगे। अब मैटर जो फोर्स एक्सर्ट करता है, किस कारण से
करता है उसको हम लोग लिख लेंगे। ओके, उसका जो प्रॉपर्टी है वो है मास के कारण। ड्यू टू प्रॉपर्टीज ऑफ मास मैटर कैन एक्सर्ट टू टाइप ऑफ फोर्स। एक फोर्स से तो आप बहुत अच्छी तरह फेमिलियर हो, ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी बॉडी में मास है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगी ही होगी। और दूसरी फोर्स आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो आपको मुझे बतानी है। एनीथिंग हैव मास देयर इज ऑलवेज ए फोर्स एक्ट नॉन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। से मास फॉर्म ग्रेविटेशनल फोर्स। मास के कारण ही ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर मास नहीं होगा तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं लगेगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसको ये जो हैश लगा रहे हैं ये आपके स्पेशल नोट्स में आप इसको लिख लेना। मैटर एंड रेडिएशन कैन बी इंटरचेंज, जो मैंने आपको पहले बताया। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल हम लोग ऐसा देख सकते हैं, अर्थ और बॉल। अर्थ से हमने एक बॉल को ऊपर फेंका, बॉल वापस किधर आएगी? अर्थ की तरफ आएगी, बिकॉज नथिंग इज़ हैवियर देन अर्थ ऑन द अर्थ। अर्थ पर अर्थ से हैवियर कुछ नहीं है और अर्थ से बड़ा कुछ नहीं है। तो ऑब्वियसली जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ का है लार्ज होगा, तो बॉल को ये अपनी तरफ खींच लेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन फोर्स होती है। तो ये बॉल अर्थ की तरफ आ गई, हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आ गई। अब क्या हुआ, कुछ ऐसे केसेस हुए फिनोमिना, जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ। दो पेपर लिए और दो पेपर के बीच में एक, या पेपर को भी बाद में लेते हैं, पहले मैं चौक से लिख रहा हूँ। चौक का एग्जांपल, ये चौक से मैं लिख रहा हूँ। देखो आप, चौक के पार्टिकल इसमें स्टिक हो गए यहाँ पर, वो नीचे नहीं आ रहे, जबकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लग रही है, तो चौक के पार्टिकल नीचे आ जाने चाहिए थे, लेकिन इससे ये चिपक गए। ऐसे कुछ फिनोमिना और घटनाएं मिल रही थी। दूसरा, दो पेपर हैं, बड़े से पेपर हैं, उसके बीच में एक ग्लू की ड्रॉप लगाई और दोनों को स्टिक कर दिया। थोड़ी देर बाद ऊपर वाले पेपर को पकड़ा, नीचे वाले पेपर बस ग्लू से स्टिक है, देखा कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, दैट इज मच लार्जर देन ग्लू ड्रॉप। एक छोटे से ग्लू ड्रॉप ने दोनों को स्टिक कर दिया। कौन सी फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स को डोमिनेट कर जा रही है, कि उस पेपर को नीचे नहीं गिरने दे रही, जो उससे स्टिक है। ऐसे जब कंडीशन एराइज होने लगी और भी चीज़ें, तब साइंटिस्ट ने सोचा इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी कोई एक फोर्स है। वो फोर्स इसके स्टिक होने के लिए जिम्मेदार है, दोनों पेज को एक जैसे से स्टिक हो गए हैं उसके लिए जिम्मेदार है। जो इसी का हमने फिर रिसर्च स्टार्ट की, ये है क्या, कौन सी फोर्स है, कैसी फोर्स है। तो फाइनली एक्सपेरिमेंट शुरू किए गए और उसके बेसिस पर फाइंड आउट किया गया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें समटाइम्स एक सी प्रॉपर्टी शो करता है कि वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। और समटाइम्स ऐसे केस आ जाते हैं कि ना ही वो अट्रैक्ट करता है और ना ही वो रिपेल करता है। ऐसा भी केस है। वही मास एक टाइम पर कभी रिपेल और अट्रैक्ट करेगा, कभी नहीं करता। ऐसी कंडीशन बन जाती है उसमें। तो हम लोग यहाँ पे एक लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट समटाइम्स हैव प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट, और ऑब्जेक्ट यहाँ मास कह सकते हो, मैटर कह सकते हो, अट्रैक्ट और रिपेल, ठीक है। एज वेल एज ठीक है, समटाइम्स डजंट शो, नॉट शो, सच टाइप ऑफ
प्रॉपर्टी। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि यहाँ पे हमारे पास कि जो ऑब्जेक्ट है सब्सटेंस और मैटर, कभी उसमें ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है कि किसी बॉडी को वो अट्रैक्ट और रिपेल कर रहा है, और कभी नहीं भी होती। अब जब बॉडी को पुश और पुल कर रहा है, आपके पास यहाँ पे मैटर है, बिना फोर्स के तो ना पुश कर सकता है ना पुल कर सकता है। तो ये जो मैटर है हमारे पास, इस मैटर को हमने कुछ ऐसा किया, जब ये मैटर दूसरे मैटर पर फोर्स लगा रहा है, किसी पर फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स लगा के क्या कर सकता है, या तो पुल कर सकता है या पुश कर सकता है। दूसरा, जब कोई फोर्स नहीं लगा रहा, नो फोर्स, तो जब कोई फोर्स नहीं होगी तो क्या पुल और पुश कर पाएगा? नहीं। तो जब फोर्स की पावर उसमें आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी खींचने की, पुश और पुल करने की, तो हमने उसको कहा दैट इज चार्ज्ड। जैसे आप लोग नहीं पढ़ते हो तो कुटाई हो जाती है तो चार्ज हो जाते हो, पीटते हैं टीचर, और जब यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है दैट इज अनचार्ज। तो इसके बेसिस पे हमने कहा जब फोर्स आ गई पुश और पुल करने की, तो हमने कहा बॉडी चार्ज हो गई, और जब कोई फोर्स नहीं थी तो हमने कहा बॉडी अनचार्ज है, ना ही पुश कर पा रहा है मैटर, ना ही पुल कर पा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट आया, चार्ज और अनचार्ज का कॉन्सेप्ट आया। तो इसको भी हम लोग सेंटेंस में लिख लेंगे। When a body able to push और पुल, जब कोई बॉडी एबल होती है पुश और पुल के लिए समथिंग, it is said to be charged। ओके, तब हम उसको क्या कहेंगे? चार्ज बॉडी कहेंगे। व्हेन ए बॉडी एबल टू पुश और पुल समथिंग, इट इज सेड टू बी चार्ज बॉडी। तो ये आपके पास चार्ज का जो कॉन्सेप्ट था आपको मैंने बताया कि जब हम बॉडी को चार्ज कब कहेंगे, जब, और अनचार्ज कब कहेंगे, डिस्चार्ज नहीं अनचार्ज। जब बॉडी में पुश खींचने या धकेलने की शक्ति आ गई तो कहेंगे बॉडी चार्ज है, ओके, अदरवाइज अनचार्ज है। तो फिर से आपको बता रहा हूँ, जो चार्ज है दैट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मास। मास के कारण ही चार्ज है। इलेक्ट्रॉन में मास, तो मास के कारण उसका चार्ज है। वी कांट सेपरेट चार्ज एंड मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अलग अलग नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन से उसका चार्ज नहीं निकाल सकते, ओके। तो ये आपको क्लियर होगा। नाउ एक्सपेरिमेंट अब स्टार्ट हो गए, सारे साइंटिस्ट अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, और एक जनरल एक्सपेरिमेंट आप भी अपने घर पे कर सकते हो। कॉम्ब, आपका जो कॉम्ब होती है हेयर में यूज़ करते हो, उसको आप रब करा आपने अपने हेयर में बहुत तेज़ी के साथ, ड्राई हेयर, ऑयल के साथ नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं हुआ। उसके बाद आप जब स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास लेके आओगे तो देखोगे आप ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर इस पर स्टिक हो गए। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स साइंटिस्ट अलग अलग बॉडी पे करना शुरू कर दिया। ग्लास की रॉड ली, ग्लास रॉड, इसको रब किया किसी के साथ, लेट अस अज्यूम प्लास्टिक के साथ रब किया। अब ग्लास रॉड ली, उसको फिर से दूसरी ग्लास रॉड के साथ रब किया, फिर ग्लास रॉड ली, सॉरी प्लास्टिक ली, और एक और प्लास्टिक की ली। इसको ऐसे समझ लेते हैं, ग्लास को पहले सिल्क के साथ रब किया, यहाँ पे प्लास्टिक को लेट अस अज्यूम वूल के साथ रब किया, और इवोनाइट ले सकते हैं, बेटर है इवोनाइट। इवोनाइट वही होते हैं जो घर में आपके इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं ऑन ऑफ करने वाले, वो इवोनाइट के बने होते हैं।
इसके बाद फिर से ग्लास रॉड को सिल्क से किया और ये भी ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया। ये प्लास्टिक रॉड को वूल से रब किया और इसको भी यहाँ पे वूल से रब किया। ओके, ऐसे से एक्सपेरिमेंट चलते गए। जब इनकी एनालिसिस करनी शुरू की गई, इनके नेचर देखा कि जब ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया और प्लास्टिक को रॉड को वूल से रब किया, इनके दोनों को इस तरह पास लेके आए तो देखा ये अचानक एक दूसरे को खींच लिया इन्होंने, तो ये इस तरह से स्टिक हो गए। इस तरह से दोनों ये स्टिक हो गए, अट्रैक्ट किया। कहने का मतलब ग्लास को सिल्क के साथ रब किया और इसको भी सिल्क के साथ रब किया, दोनों ग्लास रॉड को लाए तो ऐसा लग रहा था दोनों एक दूसरे को हटा रहे हैं, पास नहीं आना चाह रहे, दूर धकेल रहे थे। तो दूर कब धकेलेंगे? जब ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे, तो क्या आएगा? रिपल्सन। सिमिलरली प्लास्टिक जो वूल के साथ रब किया हुआ था, इनको भी लेकर आए आमने सामने, इन्होंने भी क्या किया? एक दूसरे को हटाना की कोशिश करें। तो इस बेसिस पर इन्होंने कहा, जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे जिसको हम बेंजामिन फ्रैंकलिन का इनका योगदान रहा है इसमें, तो इस बेसिस पे जो साइंटिस्ट ने कहा कि ये जो सोचने पे मजबूर हुए, कंपेल टू थिंक, कि ये एक तरह का नहीं है, ये दो तरह के हैं। क्योंकि इस केस में ये दोनों क्या हो रहे थे? अट्रैक्ट आ जा रहे थे, चिपक जा रहे थे, जबकि इन दोनों केस में क्या हो रहे थे? अलग अलग हो रहे थे। तो इस बेसिस पे कहा गया कि चार्ज एक तरह के नहीं हैं, चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स। चार्ज कितने तरह के हैं? दो तरह के हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर कहा गया कि दैट चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स।